बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, इसी तरह से हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके ऊपर जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एक जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि दो तरह के प्रोडक्ट में से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में लिया जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नेम से भी याद करते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का लेक्चर दिया था उसमें बताई थी कि एक्चुअली में प्रोडक्ट के लिए दो निशान आप यूज़ करते हैं। उन दो निशानात में से एक डॉट और दूसरा क्रॉस। डॉट आप मुख्तस कर लीजिए, मखसूस कर लीजिए फॉर स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस मखसूस कर लें फॉर डॉट प्रोडक्ट फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज एक्चुअली में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, तो आंसर स्केलर आने की बजाय एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए। ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। तो स्केलर वाला हम लास्ट टाइम तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है वेक्टर के बारे में कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। टॉपिक का नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। If product of two vectors is a vector quantity, then it is known as vector product। अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक वेक्टर ही आए तो उस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ये इसकी पहली डेफिनेशन। इसकी दूसरी और मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी है कि अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर ना हो तो फिर आप उसके कंपोनेंट्स ड्राइव करें, उसमें से वो वाला कंपोनेंट लें जो दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी लिखते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors in such a way product is equal to magnitude of first vector
and component of second vector perpendicular on first vector. Vector or cross product of two vectors is equal to product of magnitude of first vector and component of second vector perpendicular to the first vector. यानी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में वो इक्वल होता है पहले वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट विद द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर. अब अगर वेक्टर्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर्स हैं तो फिर आपको कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स को उनकी मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं हैं तो फिर आप उसके कंपोनेंट्स लेंगे. उसमें वो कंपोनेंट्स आपने पहले वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ जिस के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. लेट कंसिडर दैट कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी. वी हैव टू वेक्टर्स A and B at an angle theta. अब ये 90 ज़ाविया नहीं है बल्कि कोई दरमियानी सा एंगल थीटा है. वेक्टर A in this direction and वेक्टर B in this direction. इनके दरमियान में ये एंगल थीटा आ गया. Now you resolve your vector into its component. लेकिन किस वेक्टर को रिजॉल्व करना है? जो सेकंड वाला होगा. मैं करना चाहता हूं A क्रॉस B, यानी A का क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर B. तो मैं कैसे लूंगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो पहला वेक्टर A है, मैं इसमें लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर. तो कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर, ये आ जाएगा. अब बेटे हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. वेक्टर को रिजॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि वेक्टर की टेल से एक लाइन खींचनी होती है और एक लाइन उसके हेड से खींचनी है. जो लाइन टेल से खींचेंगे वो इसी वेक्टर की सिमत में होगी और जो लाइन हेड से खींचेंगे वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी. ये मैंने दो लाइंस खींच ली. थीटा के सामने वाली लाइन, अब रिजॉल्व मैंने किसको किया? बी को, जो सेकंड वेक्टर है. थीटा के सामने वाली साइड बनेगी बी साइन थीटा. ये आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जाके इस चीज़ को डिटेल से भी देख सकते हैं. अभी मैं इसका शॉर्टकट ही बता रहा हूँ कि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और जो थीटा के साथ वाली होती है ये उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर. अब यूँ समझ लें कि यू हैव टू वेक्टर्स. बी को भूल जाएं. वन इज बी कॉस थीटा, अनदर वन इज बी साइन थीटा. बी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बट बी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए. वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, बी साइन थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस है. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगर आपने कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर लेना है तो वो कौन सा आएगा? बी साइन थीटा आएगा. तो मैं इसको इसमें लिखता हूं
ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी ए एज इट इज आ जाएगा और कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर वो आएगा बी साइन थीटा। एक चीज इसको में आपको इजाफी करनी पड़ेगी, वो करना होगा एन यूनिट वेक्टर। उसकी रीजन क्या है, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन देने के लिए आपको एन यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का कुलिया भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप एन यूनिट वेक्टर इसमें साथ लिख लें। यानी इन दो चीज़ों के साथ साथ एक इजाफी चीज़ खुद से करनी होगी, वो एन यूनिट वेक्टर होगा। तो अब ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस टर्म। ये हमारे पास उसकी एक्सप्रेशन आ जाती है। अब हम करना चाहते हैं इसमें, अभी एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को साइड पे रखें, उसको मैं डिस्कशन में भी नहीं लेके आ रहा, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब बच्चों हम डिस्कस ये करते हैं कि अगर हमने ए क्रॉस बी नहीं बल्कि बी क्रॉस ए करना हो तो क्या होगा। तो वो भी हमारे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। हमें ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि जो क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इस तरह से लेनी है कि पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो पहले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका सेकंड वेक्टर ए होगा, यानी आपने बी क्रॉस ए करनी है, तो पहला वेक्टर बी और दूसरा वेक्टर ए आएगा, तो फिर आपने रिजॉल्व किसको करना है, फिर आपने ए को रिजॉल्व करना है, बी को रिजॉल्व नहीं करना। तो फिर मैं दोबारा ये डायग्राम बनाऊंगा, यह वाली, किस तरह से कि मेरे पास ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी इस सिमत में है, इनके दरमियान में एंगल थीटा है। अब आप इसमें किस तरह से करें, बी की टेल और हेड। अब आपने रिजॉल्व ए को करना है, बी को नहीं करना, बिकॉज आपका सेकंड वेक्टर अब कौन सा है, वो ए वाला है। अब आप ए को रिजॉल्व करेंगे, बी को रिजॉल्व नहीं करेंगे। पहले आपने बी को रिजॉल्व किया था क्योंकि बी आपका सेकंड वेक्टर था, जो सेकंड वेक्टर हो उसको रिजॉल्व करता है। अब हम ए को रिजॉल्व करेंगे, ए की टेल से एक लाइन खींचें जो बी की सिमत में होगी, उसकी डायरेक्शन इधर को दे दें, और फिर एक लाइन इसकी टेल्स की तरफ हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन ये, यहां पर बनने वाला एंगल 90 आ जाएगा। फिर आप ए को रिजॉल्व कर रहे हैं तो वही कुलिया लगाइए, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, अब ये आ जाएगी ए साइन थीटा, जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा आ जाएगी। अब बेटे देखते हैं, तो बी इस सिमत में है, ए कॉस थीटा भी इसी सिमत में है, तो इसका मतलब ये तो पैरेलल है, हमें पैरेलल वेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो बी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, वो है ए साइन थीटा। जो सेकंड वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट पहले के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो ए साइन थीटा है। तो हम इसमें इसका ऑर्डर रिवर्स करके अगर लिखें तो हम लिखेंगे बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर बी है तो बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, वो आ जाएगा ए साइन थीटा। इसमें भी हम एन यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं। अब ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, इधर ऑर्डर आपने चेंज नहीं करना, और इधर आ जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये मैं दरमियानी जगह छोड़ रहा हूं, ये भी अभी मुझे डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, तो ये मेरे पास बेटे इसका रिजल्ट आ जाए। अब देखने को तो ये रिजल्ट सेम है, लेकिन अभी हम इन दोनों में एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है बेटे डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन को मिस कर रहे हैं तो डायरेक्शन के लिए हमें कोई रूल निकालना चाहिए। तो इसके डायरेक्शन के लिए जो रूल है हमारे सामने, वो है राइट हैंड रूल। ये आज ही हम सीखेंगे कि राइट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन को किस तरीके से निकाला जाता है। वी कैन
फाइंड डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड रूल। And what is right hand rule? राइट हैंड रूल ये है कि पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें से जो फर्स्ट वेक्टर है उसके ऊपर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को पुट कीजिए। पुट योर फिंगर्स of right hand on first vector, curl along smaller angle towards second vector। Your erect thumb indicate direction of cross product। तो जो थंब निकलेगा उसकी डायरेक्शन वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। अब ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। आपका इसमें पहले ए क्रॉस बी है, उसके लिए ये डायग्राम बनाइए। बी क्रॉस ए है तो उसके लिए ये डायग्राम बनाइए। तो हम इसमें देखते हैं ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी में ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, बी इस सिमत में है, तो इनके दरमियान स्मॉलर एंगल ये थीटा ही बन रहा है। पुट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए आ जाएगा। ऊपर की तरफ आपने कर्ल करना है टूवर्ड्स द बी, तो लेफ्ट थंब आपकी तरफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। अब बोर्ड से आपकी तरफ को मैंने शो करना है, तो बोर्ड के ऊपर उसको कैसे शो करूंगा, उसको मैं ऐसे शो कर दूं ऊपर की जानिब। तो मेरे पास ऊपर की सिमत में आ जाएगा ए क्रॉस बी, ये आ जाएगी डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर की, यानी एन यूनिट वेक्टर बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आ जाते हैं दूसरा जो कि है बी क्रॉस ए, उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। हम कहेंगे बी क्रॉस ए में फर्स्ट वेक्टर बी है, मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे आप इनके ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी बी क्रॉस ए, आगे भी बी क्रॉस ए ही इसको लिखेंगे। तो बी क्रॉस ए के लिए बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है। अच्छा, अगर आप इधर से ए तक जाएंगे ये लॉन्गर एंगल है, ये थीटा एंगल, इसमें भी स्मॉलर एंगल है, तो इसका मतलब आपने नीचे को बी से ए की तरफ जाना है तो अपनी हथेली नीचे की तरफ रख लें। बी इस सिमत में है तो इस सिमत में आपने बी के ऊपर ये रख लिया। ए नीचे की तरफ है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो वो नीचे की सिमत। अब देखिए थंब इनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका मतलब है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर को थी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड थी, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है। तो हम इनवर्ड डायरेक्शन को नीचे की जानिब शो करते हैं। इसमें लिखता हूं बी क्रॉस ए। अब बताइए बेटे, क्या इसका एन यूनिट वेक्टर और इसका एन यूनिट वेक्टर सेम सिमत में है? तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सिमत में है। तो इसलिए इसके एन यूनिट वेक्टर को एज इट इज एन यूनिट वेक्टर लिखें, बी क्रॉस ए के एन यूनिट वेक्टर को नेगेटिव एन लिखें। और ये नेगेटिव एन का हमें अंदाजा तब होता है जब हम इसकी डायरेक्शन विद राइट हैंड रूल फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि एन यूनिट वेक्टर बी क्रॉस ए में ए क्रॉस बी के ऑपोजिट सिमत में है। तो अब हम एन यूनिट वेक्टर को अगर स्टार्टिंग में ले जाएं तो मेरे पास बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आएगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, एंड ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये चीज तो ए क्रॉस बी है,
तो वी कैन से दैट के ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव बी क्रॉस ए के बराबर आ जाए। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट्स। इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि एक के साथ आपका नेगेटिव साइन आएगा। अब इस वजह से हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। इसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बेटे इसमें होल्ड नहीं करेगी। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।